हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्राइम टाइम में जियो फेसबुक डील, यानी कि भारत के इतिहास में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट। अब इसे अल्पसंख्यक निवेश तो हम नहीं कहेंगे, इस टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में ही याद करिए, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट हुआ है। माइनॉरिटी क्लियर है? और वह क्या है? जियो और फेसबुक की डील है और भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा यानी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारी एक कंपनी में जिसको यहां टाइटल दिया गया जियो फेसबुक डील। उसके साथ देखिए लगाया गया एकाधिकार का खतरा। क्या यह डील जो हुई है यह भारतीय मार्केट पर एकाधिकार के रूप में आगे बढ़ेगी और अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा देगी, या हमारे पास मैकेनिज्म है, यानी भारत के पास वो मैकेनिज्म है, हमारे पास विधि है, विनियम है, क्या हमारे पास हैं संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने को मौजूद हैं और मार्केट में किसी भी प्रकार की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन्हीं दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले डील, और डील के जो प्रोस और कॉन्स, यानी क्या इसके लाभ हैं, क्या इसमें एकाधिकारवादी प्रवृत्ति आने का खतरा है, और अगर है तो समाधान के लिए भारत के पास कौन सा मैकेनिज्म अवेलेबल है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जियो फेसबुक डील, एकाधिकार का खतरा। उसके पहले अगर उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं ऑफलाइन से कंपेयर करते हुए, तो हमारे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप आ सकते हैं मेरे कोड यानी एसके लाइव के साथ, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। बट यहां 24 महीने की फीस देख सकते हैं, मेरा कोड यूज करेंगे, फीस है 48,000, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 43,200 हो जाएगा, यानी 10%। 12 मंथ की फी वैसे 40,000, बट आप मेरा कोड यूज करेंगे तो फी हो जाएगी 36,000। तो आप यहां पे आ सकते हैं और देखिए, अगर मुझे से पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट फाउंडेशन सब कुछ मिलेगा, जीएस, एसए, ऑप्शनल, सीसैट, प्रीलिम्स, मेंस, एवरीथिंग। जियो फेसबुक डील, एकाधिकार का खतरा। स्टार्ट करते हैं। सोर्स क्या है, यानी ये टॉपिक लिया क्या गया, न्यूज तो है ही है, ये लिया गया द हिंदू के, यानी द हिंदू के 25 अप्रैल 2020 के एक एडिटोरियल से। ज्वाइनिंग ऑफ जायंट्स, यानी जो स्ट्रांग लोग हैं, जायंट, दैत्य, यानी फेसबुक और रिलायंस दोनों अपने अपने क्षेत्र में बिगीज, जिन्हें हम कह सकते हैं, एक साथ आ गए। द कमिंग टुगेदर ऑफ फेसबुक एंड जियो, यही है जायंट्स। कौन कौन है? फेसबुक और जियो का एक साथ आ जाना, कमिंग टुगेदर इज एक्साइटिंग, ये एक्साइट करता है, बट देयर इज अ रिस्क ऑफ अ मोनोपोली, बट एक मोनोपोली का खतरा भी यहां पर मौजूद है। तो आइए देखें जियो फेसबुक की डील क्या है। तो सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.9% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कितने की? 9.9% की। और इसके लिए उसने जो भुगतान किया है या निवेश करने का जो भुगतान ही निवेश है, वो क्या है? 43574 करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हैं, ये फैक्ट है, यानी ये जियो फेसबुक डील का फैक्ट है, आप ध्यान कर सकते हैं। अब हमारे लिए जानना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण है, पहले हम कि भाई फायदे क्या होंगे, इसके क्या फायदे होंगे। तो जियो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर अब बन जाएगा फेसबुक, यानी कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर, यानी जियो में अब उसकी भागीदारी होगी और सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा, यानी जो विदेशी है। फेसबुक अब जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म की एंटरप्राइज वैल्यू 4.6 लाख करोड़ हो गई है, यानी कि बिग से और बिगीज की तरफ ये बढ़ा। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से
ये अभी तक की भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एफडीआई है। क्या है? माइनॉरिटीज इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आपके लिए, शायद मुझे जहां तक लगता है कि माइनॉरिटीज इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजी आप, मुझे जहां तक लगता है शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, क्योंकि बुक वगैरह में इसका कहीं भी रेफरेंस होता नहीं और ना ही हिंदू के एडिटोरियल में था। तो आई थिंक कि आपको एक जो है, अगर आपको ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसलिए क्योंकि फिर मुझे और प्रेरणा मिलेगी, तो मैं और भी ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी लेकर के आऊंगा। तो माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह सबसे बड़ी एफडीआई है। इस डील को माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई है, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रीलिम्स में पूछ सकता भैया माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट क्या है? तो क्या होता है माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट? ये होता है, क्या होता है ये, इसको निवेश भी बोलते हैं या ब्याज भी बोलते हैं। इसमें एक निवेशक या किसी अन्य, मतलब जो निवेशक होता है वो किसी अन्य कंपनी में गैर नियंत्रित हिस्सेदारी लेता है। सिंपल सी एक लाइन आप समझिएगा, यानी यहां यह कहा जा रहा है, कहने का मतलब है अब माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट और अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दोनों शब्द इसके रेफर्स टू द नॉन कंट्रोलिंग शेयर, नॉन कंट्रोलिंग शेयर इन अ कंपनी हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर और अनदर कंपनी। यानी कि नॉन कंट्रोलिंग, एक लाइन, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? नॉन कंट्रोलिंग शेयर, यानी उतना शेयर कि जिससे वो कंपनी पर किसी प्रकार का कंट्रोल, यानी उसके मैनेजमेंट और उससे संबंधित जो डिसीजन मेकिंग है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दैट्स कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग शेयर, और इसी नॉन कंट्रोलिंग शेयर को माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि उन्होंने जो 9.9% लिया है, दैट्स कॉल्ड माइनॉरिटी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट, सॉरी, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट। और माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपका ना तो मैनेजिंग सिस्टम पर और ना ही डिसीजन मेकिंग में इंफ्लुएंस होता है, आपकी एडवाइस होती है और वह आपकी कंपनी उसके साथ चलती है। ये आप लोगों के गुडविल पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस है माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ प्राइवेट इक्विटी फर्म में हैव अ नॉन कंट्रोलिंग शेयर इन अ कंपनी, द माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इज, वही नॉन कंट्रोलिंग शेयर, द माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली लेस देन 50% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी जब 50% से कम होता है, जब 50% से कम होता है, यानी किसी प्रकार की कंट्रोलिंग आपकी नहीं होती है, जिस कंपनी में आप एफडीआई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस, क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात है माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट क्या। अब देखिएगा इसके फायदे क्या क्या निकल करके आएंगे। यह भी कहा गया, मतलब अगला पॉइंट में क्या कहा गया, बिजनेस तो बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मार्क जुकरबर्ग ने लॉकडाउन का जिक्र करते हुए इस डील के दौरान कहा कि ऐसे दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी अहम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग साथ आ रहे हैं और इस टाइम पर बहुत मैटर करेगा कोरोना के काल में और उसके बाद। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में 6 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसाय है और लाखों लोग नौकरियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। ऐसे में हमारा साथ आना रोजगार के लिए अवसर पैदा करेगा। बट देखिए आगे आपके पास एकाधिकार का संकट है, 2 जायंट मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है वो कंट्रोल कर ले जाएंगे। तो एकाधिकार का संकट है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो के बारे में कहा जाता, अपने शुरू होने के 3 वर्षों में ही ये देश की सबसे बड़ी, जी हां, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई। अब आप देख सकते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार जियो 2019 में एयरटेल को पछाड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता बन गई थी 19 में, और तब उस टाइम पर वोडाफोन और आइडिया देश की नंबर 1 कंपनियां थी। अब क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आपको अच्छे से पता है फेसबुक की व्हाट्सएप मैसेजिंग जो सर्विसेज है, जो व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, 400 मिलियन यूजर उसको भारत के यूज करते हैं। अब क्या हो जाएगा याद रखें, इसके अलावा जियो यूजर बेस भारत का नंबर 1
टेलीकॉम ब्रांड है जियो। इतने बड़े जायंट आपस में मिल रहे हैं। अब ऐसे में रिलायंस का क्या है, जियो मार्ट है। मार्ट यानी जहां से रिटेल बाजार में हिस्सेदारी शुरू की जाती है, यानी रिटेल व्यवसाय जो है। तो जियो मार्ट जो है ये अब क्या करेगा, रिलायंस का जियो मार्ट अब व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा, यानी इन यूजर्स का इस्तेमाल करेगा। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट पर उसकी एक्सेस हो जाएगी। तो ये है, और इसीलिए कहा जाता है दोनों मिलकर के ना केवल दूरसंचार क्षेत्र में अपितु रिटेल सेक्टर में और जो भी आईटी से संबंधित ई कॉमर्स है उन सब में ये बहुत बड़ा एकाधिकारी आधिपत्य स्थापित करेंगे। इसीलिए कहा गया कि एकाधिकार का संकट इससे आ सकता है। और वैसे भी रिटेल सेक्टर में वैश्विक प्रतिस्पर्धा चली रही है। खुदरा क्षेत्र में अमेजन और वॉलमार्ट में, भुगतान कंपनियां सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा समर्थित पेटीएम, गूगल की गूगल पे, इनमें आपस में चल रहा है। अमेजन और वॉलमार्ट में चल रहा है। इसी साल 2020 की शुरुआत में एयरटेल और गूगल क्लाउड के बीच भी एक पार्टनरशिप हुई थी जो छोटे और मझोले कारोबारियों को जी सूट मुहैया कराने के लिए थी। अब जियो और फेसबुक की डील एयरटेल गूगल की पार्टनरशिप को भी टक्कर देगा। तो आप देख सकते हैं, यानी एक प्रकार से टक्कर और उसके बाद एकाधिकार की प्रवृत्ति। इतना समझने के बाद आइए देखें कि भाई क्या लोग ऐसे ही बिल्कुल फ्री होकर ऐसा कर पाएंगे कि भारत में इस प्रकार की एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म रहा है। तो थोड़ा हम पुराने समय से देखेंगे कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म रहा है। तो भारत में क्या मैकेनिज्म है। भारत विकासशील देशों में पहला देश है। भारत क्या है, विकासशील देशों में पहला है जिसने 1969 में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां एमआरटीपी अधिनियम के रूप में प्रतिस्पर्धा कानून बनाया। यानी भाई प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। एमआरटीपी अधिनियम आर्थिक शक्ति के संकेंद्र, यानी कि आर्थिक शक्ति एक जगह संकेंद्रित ना हो जाए को रोकने, प्रतिबंधात्मक या अनुचित व्यापार पद्धतियों पर रोक लगाने, यानी किसी भी प्रकार का अनुचित व्यापार नहीं हो सकता, और एकाधिकारों पर नियंत्रण करने के लिए तैयार किया गया था। इसका मतलब भारत में 1969 से ही एक मैकेनिज्म है जो समय के साथ संशोधित हुआ है और आज अपने वर्तमान रूप में मौजूद है। क्या है, 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित किया गया उसके स्थान पर, और 2007 में इसे संशोधित किया गया। यानी पहले वो था उसे समाप्त किया गया, अब नए ढंग से यह आया है प्रतिस्पर्धा अधिनियम। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है ना, की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1 मार्च 2009 को की गई। और यह क्या है, एक अपील निकाय के रूप में, यानी अगर किसी का भी व्यवसायिक हित संरक्षित नहीं होता है, यहां अपील कर सकता। अपील निकाय के रूप में प्रतिस्पर्धा अपील न्यायाधिकरण भी स्थापित किया गया है, तो वहां पर वो अपील कर सकता है। यानी भारत में एकाधिकारीवादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मैकेनिज्म मौजूद है। ये यहां पर आपको बताया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले विविध क्षेत्रों में, यानी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला है, विविध क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, वित्त, मनोरंजन, देखिए आईटी और दूरसंचार, नागर विमानन, ऊर्जा, बीमा, यात्रा, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, भू संपत्ति और फार्मास्यूटिकल, ये सभी शामिल है किस अधिनियम के अंतर्गत, यानी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, और उसका जो संशोधन किया गया तो उसमें आईटी और दूरसंचार शामिल है। और इसी में फेसबुक और जियो मिलकर के सिस्टम पर कंट्रोल अगर करते हैं तो भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम क्या करेगा, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अंकुश लगाने का काम करेगा। तो इसका मतलब भारत में स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा हो उसके लिए मैकेनिज्म मौजूद है। हालांकि व्यवहार में स्वाभाविक है, व्यवहार में जो बड़ी कंपनियां जो बिगीज होती हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की संस्थाओं के होने के बाद भी बढ़त प्राप्त कर लेती हैं। जैसा कि हम रिलायंस जियो के लॉन्च के समय देख सकते हैं कि 3 मंथ फ्री सर्विसेज के कारण कैसे जो छोटे छोटे प्रतिभागी थे बाजार से बाहर हो गए, जैसे एयरसेल, जैसे टाटा डोकोमो और इस प्रकार के अन्य छोटे छोटे सेवा प्रदाता। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये चीज आप यहां से समझ सकते हैं। और आई होप कि छोटा सा टॉपिक आपकी समझ में आया होगा।
आप एक प्रश्न का उत्तर भी लिखने की कोशिश करिएगा। प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश क्या करेंगे कि रिलायंस जियो की डील एक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट का उदाहरण है। इसे स्पष्ट करते हुए इस तथ्य का परीक्षण कीजिए कि क्या यह डील भारत में एकाधिकारवादी संकट को उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये एक प्रश्न आप लिखिए और मिलते हैं कोड एसके लाइव के साथ। ठीक है, तो तैयार रहिए, जबरदस्त रूप से मेहनत करिए। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।